देखिए, देश की जनता ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को और उनकी पार्टी को, भाजपा को, देश की बागडोर संभाली। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो चुनाव के दौरान भी थी और देश की जनता के जहन में थी। विपक्ष, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी दल है देश के अंदर। चुनाव के दौरान भी और लगातार हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी, हर वर्ग के मुद्दों को सरकार के सामने से उठाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी लगातार वो एक ऐसे शख्स हैं, ऐसे नेता हैं जो हर वर्ग, चाहे युवा साथी है, किसान है, मजदूर है, बागवान है, सबके मुद्दों को राहुल गांधी उठाते रहे। ये ठीक है कि 11 साल का इनका समय रहा है। भाजपा का एक करैक्टर है कि वो अपने उपलब्धियों को इस तरह से देश के सामने रखते हैं कि जैसे सब कुछ देश को बनाने में इन 11 वर्षों में ही हुआ है। जबकि सच्चाई ये है कि देश आज़ादी से लेकर, जब देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसमें जो कांग्रेस पार्टी या उस विचारधारा के जो लोगों ने, और उसके बाद देश को जहाँ पर छोड़ के गए थे अंग्रेज़, एक सुई तक नहीं बनती थी इस देश में। तो वो एक सफ़र था, वो उस वक़्त के सरकारों ने आगे किया और देश बहुत आगे पहुंचा। लेकिन उन चीज़ों को आज इग्नोर किया जा रहा है कि जो फाउंडेशंस उस वक़्त आज़ादी के बाद सरकारों ने रखी थी, वही चीज़ आगे बढ़ी है। आज प्रश्न है, जो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में लोगों से वादे किए थे, चाहे युवा साथियों से 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात हुई थी, या लोगों के खाते में पैसे लाने की बात हुई थी, या उसके ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई कि स्विस बैंक में बहुत बड़ा पैसा भारत के लोगों का है, वो मैं वापस लाऊंगा और वो इतनी बड़ी संख्या में है जिससे देश का नक्शा बदल जाएगा। वो सारी बातें खोखली साबित हुई। ये ठीक है कि ऑपरेशन सिंदूर की भी अब बात हो रही है आजकल पूरे देश के अंदर, इसको इस ढंग से चलाया जा रहा है जिसमें कांग्रेस पार्टी ने भी, हमने जय हिंद सभाएं और इस बात का पूरा देश के अंदर अपनी सेनाओं के और उनके पराक्रम को लेके सबको खुशी है, पूरे देश को थी, कि जिस प्रकार की हरकत पाकिस्तान लगातार पिछले कई सालों से टेररिस्ट और उग्रवादियों को मदद करके हमारे देश में उग्रवाद को समर्थन करता रहा, तो ये एक देश की भावना थी, पूरे देश के अंदर एक जोश था कि लोग चाहते थे कि एक बार अच्छे से इसका जवाब जो है पड़ोसी राज्यों को और पाकिस्तान को मिलना चाहिए था। और वो हमारी सेनाओं ने किया भी और अच्छा एक पराक्रम दिखाया। जब हम एक निर्णायक स्थिति में हो सकते थे और दुर्भाग्यपूर्ण उसमें जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी और जो क्लेम किए गए, अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा लगातार ये क्लेम किया जा रहा है कि मैंने मध्यस्थता करते हुए और इस युद्ध को जो है युद्ध विराम जो है किया है, उसमें मैंने अपने अधिकारों का यूज़ करते हुए कि दोनों को ये कहा कि हमारे से अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको ये युद्ध समाप्त करना पड़ेगा। अगर वो बात सही है और बार बार वो रिपीट कर रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पे डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो ये अपने आप में देश के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने इस बात को उठाया भी है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बारे में बोलना चाहिए, अपनी चुप्पी जो है तोड़नी चाहिए कि इसके पीछे असली सच्चाई क्या है। क्या ये युद्ध विराम अमेरिका की वजह से हुआ या इसके पीछे कुछ और कारण थे? वो देश की जनता भी जानना चाहती है और देश का विपक्ष भी जानना चाहता है और कांग्रेस पार्टी भी जानना चाहती है। तो ये सही वक्त है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जब आप पूरा गुणगान कर रहे हैं आपकी सरकार और आप, कि ऐसा लगता है कि एक वक्त तो ऐसा दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री जी को कई जगह ऐसे कटआउट लगाए गए, उनको आर्मी की वर्दी में दिखाया गया और उसके ऊपर हेडिंग दिखाया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के ये हीरो है। ये अपने आप में बहुत प्रश्न चिन्ह है कि जो काम, जो पराक्रम हमारी फौजों ने किया, तीनों सेना के अंगों ने किया, उस पर किसी को संदेह नहीं और मैं खुशी भी है उस बात की। लेकिन आप इसका इस तरह राजनीतिकरण करके इसका श्रेय लेने के लिए जो पूरे देश के अंदर होड़ लगी है, वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। बजाय इसके कि आपको उसकी सही जानकारी देश की जनता को देनी चाहिए कि एकदम से जो है 4 दिनों में ही युद्ध क्यों रुक गया, जब एक मौका था कि पाकिस्तान को एक बार सबक सिखाने का और देश की जनता भी उसके लिए तैयार थी। तो ये कुछ प्रश्न हैं, 11 साल कंप्लीट करने के बाद देश की जनता के इसके सवाल, इसके जवाब जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को देने चाहिए। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल थे और उनकी पूरी टीम थी। हमारी सरकार का एक प्रयास था
और उसी संदर्भ में वो मीटिंग शिमला में हुई थी और उसमें ये फैसले हुए थे कि हम जो है बॉर्डर विलेज, जो हमारा बॉर्डर है, आप समझें कि अब चाइना के साथ है, इंडियन तिब्बत जो बॉर्डर है, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने ये चाहा था कि जो हमारा पर्यटक है वो वहाँ तक जा सके। देश का इंडियन टूरिस्ट जो है लास्ट डेस्टिनेशन तक, लास्ट विलेज तक पहुँचना चाहिए। उसके कई फ़ायदे हैं कि लोग भी वहाँ तक जा सकें और वहाँ के लोगों को टूरिज़्म से किस तरह से फ़ायदे हो सकते हैं। उस बात को एक्सेप्ट करते हुए वो प्रोविज़न जो है, आप समझें कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री से उसकी इजाज़त मिली है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए हैं। आप समझे ये जो आपका शिप कला जो एक लास्ट डेस्टिनेशन है किन्नौर के अंदर, आज माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए हैं और इसी मकसद से उस एरिया को, चाहे आईटीबीपी है, चाहे इंडियन आर्मी का जो है एरिया, अब आज के बाद वो सबको जो है, जो हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, अपने आइडेंटिटी कार्ड के ज़रिए लास्ट विलेज तक जो है पर्यटक जा सकता है। इससे पहले वहाँ जो स्थिति थी कि आपको जो है एक पास बनाना पड़ता था, लोग अलाउ नहीं किए जाते थे, चाहे वो लोकल लोग थे, चाहे वो पर्यटक थे। अब क्या है कि वो पास बना के परमिशन से, उसमें बहुत बड़ी औपचारिकताएँ थी, लेकिन आज के बाद ये हो गया कि वो ओपन कर दिए गए हैं। जैसे आप सांगला की बात करें, वहाँ पर चिटकुल के पास जो बॉर्डर है, और भी लाहौल स्पीति में जो है, वहाँ पर भी जो है ये पूरी तरह से पूरा बॉर्डर जो है पर्यटक के लिए देश के खोल दिया गया है। तो इससे जो है एक बहुत बड़ा, आप समझें कि पूरे देश का एक जो हमारा हेरिटेज है, वहाँ पर जो लोगों की अपनी पुरानी एक कल्चर है, हेरिटेज है, उसको जानने का मौका पूरे देश को मिलेगा। लेकिन ये एक प्रयास रहेगा कि हम इसको जो है सस्टेनेबल टूरिज़्म के लिए खोलेंगे और वहाँ का जो कल्चर है, हेरिटेज है उस इलाके का, उसको मेंटेन रखेंगे। तो हम समझते हैं एक बहुत बड़ी हमारी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी, आज वो ज़मीनी स्तर पे जो है उतरी है और उससे स्वाभाविक तौर पे वहाँ रहने वाले जो लोग हैं हमारे, जो आप समझे कि बॉर्डर विलेजेस हैं, उनको भी एक बहुत बड़ा टूरिज़्म का जब वहाँ बढ़ेगा तो उनकी आर्थिकी में भी उसका फ़ायदा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक आज बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक मोमेंट है और इसके लिए खुद माननीय मुख्यमंत्री जी आज वहाँ पर गए। सर, लोगों को रोजगार के अवसर कितने मिलेंगे और क्या लगता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वहाँ पर किस तरह के चैलेंजेस रहेंगे? क्योंकि जब सैलानी वहाँ पहुँचेंगे तो एक तो स्वच्छता की अगर बात की जाए तो उसको लेकर भी किस तरह के नियम वहाँ पे रहने वाले, और खासकर बॉर्डर एरिया होने पर सुरक्षा की अगर बात की जाए तो किस तरह से? देखिए, वो स्वाभाविक तौर पे नेशनल सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न है इसके बावजूद भी, और जो एक ट्राइबल हेरिटेज है वो एक सबसे बड़ा दूसरा कंसर्न रहेगा। ये सारी चीज़ों को ख्याल में रखते हुए कि किस प्रकार से टूरिज़्म भी बढ़े, पर्यटक भी आए और ये सारी चीज़ों को भी हम प्रिजर्व कर सकें, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। कंट्रोल स्वाभाविक तौर पे आईटीबीपी है, इंडियन आर्मी के लोग हैं वहाँ पर रहेंगे, लेकिन वो सारा कंट्रोल उनके अंडर रहता है। वो सिर्फ एक जो औपचारिकताएँ थी जो इसमें बहुत समय लगता था या अलाउ नहीं करते थे, वो एक सरल कर दिया गया है कि अब अपना आप आइडेंटिटी कार्ड दिखाएं, आधार कार्ड दिखाएं, अपनी आइडेंटिटी दिखाएं और आप जो है वहाँ जा सकते हैं फ्री। लेकिन कंट्रोल्स अभी भी फिर भी पूरा जो है, जैसा आपने कहा कि वो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सिक्योरिटी का बड़ा बड़ा मुद्दा होता है, वो वहाँ जो आईटीबीपी है और इंडियन आर्मी के जो लोग हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे और हमारा प्रशासन जो स्टेट का है इस चीज़ों को इंश्योर करेगा कि उनके साथ मिलके उन चीज़ों पे कोई फ़र्क ना पड़े। ये सारी बातों का ध्यान रखा जाए। देश के प्रयास किए जा रहे हैं। सुख की सरकार जो है ये कहकर सत्ता में आई थी कि जनता के लिए यहाँ पर आई है, लेकिन जिस तरह से लगातार पर्ची टैक्स लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर कई सवाल खड़े। देखिए, 2.5 साल का कार्यकाल हमारा पूरा होने वाला है। आप समझे कि 11 जून को जो है ये कार्यकाल होगा। जिन परिस्थितियों में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को मौका दिया था और माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में ये सरकार बनी, बहुत बड़े बड़े फैसले करने का प्रयास किया गया। जो चीज़ें कई वर्षों से बदलने चाहिए थी, जिसमें बदलाव होने चाहिए थे, जिसकी ओर ध्यान देना चाहिए था, वो हमारी सरकार ने बेखूबी उसमें प्रयास किए हैं। ये स्वाभाविक तौर पे है कि उसके परिणाम आने में थोड़ा समय लगता है,
जब आप व्यवस्थाओं को बदलते हैं जो लगातार 30-40 साल से चल रही, तो उसमें जब चेंजेस करते हैं तो आपका कई बार लोग उसको विरोध भी करते हैं। जब इसके परिणाम आएंगे, इसका प्रदेश की जनता को और प्रदेश को फायदा होगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पहले दिन से जो विपक्ष में लोग बैठे हैं, विपक्ष के जो नेता हैं भाजपा के, वो पूरी देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने किस प्रकार सरकार को कमज़ोर करने का साजिश करके और किस प्रकार गिराने का प्रयास किया गया लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को, वो सारी दुनिया ने देखा कि उसके पीछे क्या मंशा थी, इन लोगों की क्या मंशा थी। आप चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास, जिस प्रकार से पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया गया, तो उसके पीछे क्या मंशा थी। क्या आप सरकार को, प्रदेश को मजबूत करना चाहते थे या सरकार को कमज़ोर करना चाहते थे? वो सब ने देखा। उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश के लोगों ने हमारी सरकार को 40 का नंबर दिया और सरकार और लगातार प्रदेश के लोगों के लिए काम कर रही है। उसमें बहुत सारी ऐसी बड़ी योजनाएं हैं। आज लोग हिमाचल के अंदर 2.5 लाख लीटर दूध जो है मिल्क फैट डेली ले रहा है गाय का, उसके अलावा भैंस के दूध का। जो स्पोर्ट्स प्राइस हमने दिया है, हमारी सरकार ने दिया है, आज देश के अंदर पहला ऐसा राज्य बना है जो MSP दूध के अंदर देने वाला पहला राज्य। और पहला राज्य ऐसा बना है जो उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनके लिए हमने कानूनी तौर पे अधिकार दिया है कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य की जिम्मेवारी है कानूनी तौर पे उन बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनका कानून बना के। ऐसे बड़े फैसले जो है हमारी सरकार ने किए। क्या आज विपक्ष में बैठे हुए लोग इन फैसलों को गलत ठहरा सकते हैं? केवल राजनीतिक दृष्टि से, वोट की मजबूरी से ये लोग जो विरोध कर रहे हैं लगातार 2.5 साल से, विपक्ष मुद्दाहीन है। और साथ में अब जिस तरह से विपक्ष गुटों में बंटा हुआ है हिमाचल प्रदेश में, अब वो लीडरलेस भी है। कोई एक गुट दूसरे गुट के नेता को मानने को तैयार नहीं है। तो ये विपक्ष की मजबूरी है कि वो नकारात्मक पॉलिटिक्स करके हिमाचल प्रदेश के भविष्य को खराब करना चाहते हैं। जब आप सत्ता में थे 5 साल, तो आप बताएं अपनी 5 उपलब्धियाँ कि आपने कौन से बड़े फैसले लिए प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए और भविष्य में बड़े फैसले लेने के लिए। आपके पास कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं रहा है और आपने कर्ज़ों का बोझ लेके वो प्रदेश पे डाल दिया। आज उसको हम ठीक कर रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि हम आने वाले समय के लिए, चाहे आप समझें कि OPS देने की बड़ी बात थी, उसको करके दिखाया। और भी बहुत सारे ऐसे फैसले हो रहे हैं कि प्रदेश को हरित राज्य बनाना है, इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, या सोलर ऊर्जा के ऊपर फोकस कर रहे हैं, या हाइड्रो पावर में हम इन्वेस्टमेंट, जो आपके टाइम में गलत फैसले हुए थे, आपने सरेंडर किए थे हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित, आपने आज वो उस परिस्थितियों में है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार उस लड़ाई को लड़ रही है और उन प्रोजेक्टों को प्रदेश हित में वापस लेने के लिए तैयार है कि हम जो है, जो आपने किए थे, जो फैसले किए थे, वो प्रदेश के हित को गिरवी रखा था। या आप समझें कि बड़ी लड़ाई भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट की जो लड़ाई है, जो हमारा 5,000 करोड़ रुपया फंसा है, उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। या आप समझें कि पानी के अंदर जो हमारे शेयर है, जो हमारा रिसोर्स है, उसके लेके जो हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं, ये वो फैसले हैं जो आज तक जिसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये बड़े फैसले हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं और इसमें हमें आगे बढ़ रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे भारत सरकार के सामने हो। मजबूती के इसके जो आने वाले समय में इसके जो फ़ायदे होंगे वो स्वाभाविक तौर पे बड़े फैसलों के तौर पे देखा जाए।